कि सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। किसी ने सही कहा दोस्तों, मेहनत इतने शांत रह के करो कि कामयाबी खुद शोर मचा दे। वास्तव में आपकी कामयाबी शोर मचाएगी और एक दिन आपके मोहल्ले में आपकी कामयाबी के लड्डू बट रहे होंगे। वो बात अलग है, कुछ लड्डू खाने वाले उस लड्डू से किलस रहे होंगे और कुछों को वो लड्डू इतने मीठे लग रहे होंगे कि बच्चे का दूसरी बार भी नंबर आ जाए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, सो प्लीज टेल मी, राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट विल बी द राइट आंसर। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। यह 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आंसर करिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। अभी राज्यसभा के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था और अच्छे से पढ़ाया था। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जो जितेंद्र कुमार जी जो पूछ रहे हैं आंसर दो इसका भी। चलो भाई बढ़े आगे। देखो राज्यसभा, अब हमने राज्यसभा के बारे में बात करनी है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, ये बात बिल्कुल सत्य है। 16 आना सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि इसलिए सत्य है, राज्यसभा के सदस्य निर्वासित होते हैं, मतलब वो निकलते हैं, उसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये तो बात आपकी सही है, और जो बात सही है उसको नहीं पूछा है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा गलत। यह 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत गठित किया गया था, बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले चुनाव 1951 में, उसके बाद रिजल्ट आया 1952 में, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। राज्यसभा के राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, बिल्कुल सही है। कुल राज्यसभा के सदस्यों की बात करूं तो दोस्तों 250, इनमें से 12 सदस्य मनोनीत और 238 सदस्य कितने ऐसे होते हैं, लेकिन अगर कम वर्तमान में देखें तो कितने हैं? 245। ठीक है, चलिए इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों ने डी दिया है तो, अच्छा ज्योति देवी जी कह रहे हैं मुरादाबाद जिले से। चलिए देखिए इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष नहीं होते, क्योंकि अगर प्रतिवर्ष होते तो भैया 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष होते तो उसका कार्यकाल एक सदस्य का 3 वर्ष निकल कर आता, लेकिन 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष चले जाते हैं, तो एक का समय आता है 6 वर्ष, यानी एक सदस्य प्रत्येक मतलब एक सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य होता है। यानी ऑप्शन संख्या डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द डाला गया था? बताओ भाई, किस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द डाला गया था? 38वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम, 41वां संशोधन अधिनियम, 52वां संशोधन अधिनियम। जल्दी से आंसर करो भाई, सेशन को शेयर करो, ऐसे मजा नहीं आएगा। सर स्लो मोड ऑन क्यों दिख रहा है? स्लो मोड ऑन क्यों दिख रहा है? एक बार टेक्निकल टीम प्लीज ध्यान दें कि स्लो मोड ऑन क्यों दिख रहा है, एक बार मैं भी देख लूं भाई। व्हाट इज स्लो मोड क्या ऑन दिख रहा है भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, स्लो मोड इसलिए ऑन दिख रहा है, मैं आपको बताऊं, यहां से जो आपके कमेंट और मेरे कमेंट में ज्यादा समय होता था वो बिल्कुल 0 तो नहीं हो पाया, लेकिन उसको 2 सेकंड के अंदर से कम कर दिया गया है। तो बहुत बढ़िया, 1 का डी, 2 का बी, 1 का बी, 2 का बी, बहुत खूब जी भैया। जिन बच्चों ने आंसर करा है 42वां संशोधन अधिनियम, उन्होंने बिल्कुल सही किया है। इसमें प्रस्तावना के अंतर्गत समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, 42वां संशोधन सन 1976। बढ़े आगे, चलिए। भारत में लोकसभा के पहले आम चुनाव किस वर्ष हुए थे?
भारत के अंदर जो पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे वो कौन से वर्ष में हुए थे, ये आपको बताना है। अच्छा, हाँ हाँ वो बता रहा हूं ज्योति देवी जी, मैं देख रहा था कि जो स्लो मोड का ऑप्शन है वो, क्योंकि आज पर जो टेक्निकल टीम का बंदा है उनको वैक्सीन लगी है और वैक्सीन के कारण उनको फीवर हुआ है, तो आज आए नहीं है, जिस कारण हम सबको मिलकर ये कारनामा करना पड़ रहा है, टेक्निकल वाला भी। तो हम टेक्नीशियन तो है नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, करिएगा, कोई बात नहीं, चलते रहिए स्लो मोड पर। स्लो मोड का मतलब है कि 2 सेकंड आपके जो कमेंट है मेरे पास 2 सेकंड देरी से पहुंचेंगे, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, भारत में लोकसभा के पहले आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो भाई भारत में जो लोकसभा के आम चुनाव हुए थे वो आपके 1951 में हुए थे। कब हुए थे? 1951 में, और 1952 में इसका रिजल्ट घोषित हुआ था। इसका जो रिजल्ट आया था 1952 में आया था, और रिजल्ट में ऐसा हुआ था कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। वह कांग्रेस पार्टी जिसका जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1885 ईस्वी में जन्मी कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में आती है, और इसी पार्टी के एक मुख्य जेवी नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर तैनात किया गया था। जी तृप्ति गौड़ जी, शुभ संध्या, स्वागत है आपका, वेलकम है आपके अपनी क्लास लेट्स क्रैक टीईटी में। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 8, 10, 11 या 12? भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? क्या बात है भाई और बहनों, सब जहां भी आता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी याद आ जाते हैं, और भाइयों बहनों करके जो भी हुआ है देश में काबिल तारीफ है। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? दोस्तों अगर मैं बात करूं, चलो पहले आप लोग आंसर दे दीजिएगा। सर 3 का डी आंसर होगा, कोई बात नहीं, 3 का डी आंसर होगा, उससे अलग आप लोग आंसर करें। थोड़ी सर प्लीज। चलिए, पहले 8 थी, अब 12 है। वेल बिल्कुल सही कहा। देखिए 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर सन 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था बनकर तैयार हो गया था। इस कॉन्स्टिट्यूशन में 395 तो अनुच्छेद थे, ठीक है, 22 भाग थे और 8 अनुसूची थी। ये आपके अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची थी। ठीक है, अब ये बढ़ गए हैं, ये जैसे आपको पता है बढ़ गए हैं। और एक बात आपको बताऊं, भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, और 26 नवंबर सन 1949 को इसको अंगीकृत किया गया। क्या किया गया? इसको अंगीकृत किया गया। ठीक है, तो भैया आंसर क्या होगा इसमें? अब पूछा है कितनी है, तो है में पूछा है, तो आंसर होगा भैया 12। आंसर कितना होगा? 12, क्योंकि 4 अनुसूचियों को इसमें बढ़ा दिया गया है। ठीक है, हाँ 12 अनुसूचियां हैं, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, बहुत बढ़िया। भाई जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे इस वीडियो को पसंद आने के बावजूद भी लाइक नहीं किया है, तो आप चाहें तो इसको लाइक कर सकते हैं, आप चाहें तो डिसलाइक कर सकते हैं, बिकॉज यू आर लिविंग इन ए फ्रीडम कंट्री। आप लोग आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं, तो आप लोग आज़ाद हैं। कोई आप पर तालिबान का कोई कब्जा नहीं होने वाला, कोई आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सर मैम मैं भी सर मैम में भी फॉलोवर हैं सच्चे वाले। सत्यम जी क्या कह रहे हैं? मैं भी फॉलोवर हैं सच्चे वाले। मैं कुछ आपकी भाषा को नहीं समझ पा रहा हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं।
अब तक भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? बताओ भाई। भारत की जो प्रेम्बल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है, उसमें अब तक कितनी बार अमेंडमेंट किया जा चुका है, यानी उसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ये आपको करना है, जल्दी से आंसर करें भाई, बताइए। देखो अब आप मेरी बात को समझे, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, गौर से समझे, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ठीक है, इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था? इधर से लिखा नहीं जा रहा भाई, उधर ही आना पड़ेगा। मैं हो साड़ी के पल्लू जैसा लिपट गई है तो चलो इधर देखो, यानी जो ये प्रस्ताव, ये जो प्रस्तावना थी, इसको किसने पेश किया था? इसको किसने पेश किया था? जवाहर लाल नेहरू जी ने। कब पेश किया था? 13 दिसंबर सन 1946 को, 13 दिसंबर सन 1946 को। और आप लोग बार बार मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा सर, मैं भी पीएम साहब की सच्ची अनुयायी हूं, अनुयायी हैं सर, मैम भी पीएम साहब की सच्ची अनुयायी हैं। अच्छा, कौन मैम, किसके बारे में बात कर रहे हो आप? या कामनी गौतम मैडम या किसी और के बारे में बात कर रहे हैं? देखो एक बार हुआ है इसमें, केवल एक ही बार। ऐसा क्यों? आपने पढ़ा 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 को हुआ था। इसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, ये आपको मैंने बताया था, समाजवादी शब्द को इसमें जोड़ा गया था, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आंसर आपका एक होगा। चलिए, पाइथू अलुटाव निम्नलिखित में से किस देश की संसद का निचला सदन है? बताओ भाई। अच्छा, ये तृप्ति दी के लिए बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। जो जिसका समर्थक है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके नेता हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आजाद रहें। आप वो ईमानदारी से काम करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। चलिए गोल्डी सर भी हंस रहे हैं इस बात पे, सच्चे समर्थक के लिए। हाँ, एक बार ही हुआ है। चलो इसमें बताओ, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया या वियतनाम? अच्छा, ये क्वेश्चन हर बार मैं एक दिन रोज क्वेश्चन देता हूं, लेकिन मैं कल की क्लास में देखा मैंने किसी ने आंसर नहीं करा। इसका कौन आंसर करेगा? चाहे तो आप जब तक क्लास करे चले तब तक भी कर सकते हैं, तो मैं आपका नाम ले दूंगा, या आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे, क्योंकि एक अलग क्वेश्चन मैं डालकर लाता हूं जिससे कि बच्चे कुछ एक्स्ट्रा सर्च करें। जी गुड इवनिंग, जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका गौरी कुमारी जी। देखो बड़े, इसका आंसर आप लोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन संविधान के संघीय चरित्र को प्रभावित करने वाले प्रावधानों के साथ संविधान में संशोधन के बारे में सही है? उन्हें साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, या दोस्तों उन्हें संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, या उन्हें न केवल संसद के 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है बल्कि कम से कम 1/2 राज्यों द्वारा अनुसमर्थन भी किया जा सकता है। सभी सही है। बताओ भाई कौन सा होगा इसमें राइट आंसर? क्या बात है, गोल्डी सर पास खड़े होकर पैसे गिन रहे हैं। आई डोंट लाइक पॉलिटिशियन। नहीं कोई बात, अरे कोई बात नहीं, पॉलिटिशियन को, मैं तो पॉलिटिशियन को सपोर्ट करता हूं, आपको भी करना चाहिए, लेकिन पॉलिटिशियन अगर ईमानदार हो तब। नहीं, मैं किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं यहां पर। चलिए जी, गोल्डी भाई जी शुभ संध्या बोल दिया आपको, स्वीकार करें। और भैया रक्षाबंधन आ रही है, गोल्डी तृप्ति जी रक्षाबंधन आ रही है, इनसे ऑनलाइन पेमेंट ले लेना अपनी राखी का।
ये बहुत करते हैं, दी 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 दी। अब दीदी का, अब देखो दीदी धागा भेजेंगी, प्रेम बंधन, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। अब आपको पता लगेगा तनख्वाह कहां जा रही है। जल्दी से आंसर करो भाई फटाफट। 7 का सी आंसर, 7 का सी, 7 का सी। कुछ लोग कर रहे हैं बी आंसर, बी 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 बी। देखो निम्नलिखित में से कौन संविधान के संघीय चरित्र को प्रभावित करने वाले प्रावधानों के साथ संविधान में संशोधन के बारे में सही है? उन्हें साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, उन्हें संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, उन्हें न केवल संसद के 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है बल्कि कम से कम 1/2 राज्यों द्वारा अनुसमर्थन भी किया जा सकता है। तो मेरी बात आप समझे, इसमें ऊपर की तीनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बड़े आगे। भारतीय संविधान के प्रारंभ के समय भारत संघ के सभी राज्यों को 4 भागों में, 4 भाग कौन कौन से थे? आपका ए, बी, सी और डी में रखा गया था। ए बी सी डी में रखा गया था, जिसे बाद में पुनर्गठित किया गया और 1956 में 2 श्रेणियों में, 2 श्रेणी मतलब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से डी का केवल एक सदस्य था? बताओ कौन सा ऐसा था जो डी श्रेणी में आता था? विंध्य प्रदेश, बॉम्बे, मद्रास या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह? जल्दी से आंसर करें। चलिए भाई कब आ रहे हो दिल्ली? ये भाई बताएंगे भी कब आ रहे हैं दिल्ली। विंध्य प्रदेश, बॉम्बे, मद्रास, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, समझो भाई। हाँ बहुत बढ़िया, जिस लोग आंसर कर रहे हैं, तृप्ति जी कह रही 7 का डी आंसर होगा, अर्जुन रजक मद्रास बोल रहे हैं, गौरी कुमार जी कह रही है 8 का डी आंसर। जिन लोगों ने आंसर करा है डी वो तो अपनी पीठ थपथपा लें और कह दे अतुल सर हमने वो कर दिखाया जो आप हमसे उम्मीद कर रहे थे। ए अंधेरो यूं ना घेरो मेरी जिंदगी को तुम, मैं जिंदगी को रोशन करने का जज्बा रखता हूं, होगी उजालों की जरूरत दुनिया में किसी और को, मैं अंधेरों में भी नाम रोशन करने का रुतबा रखता हूं। ऐसे ही हैं हमारे सभी शेर शेरनियां, ऐसे ही हैं हमारे सभी योद्धा जो बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। ये थी वो थ्योरी जो आपके मैं कमेंट बॉक्स में मतलब आपको पीडीएफ में दूंगा कि 1950 के संविधान में 3 मुख्य प्रकार के राज्यों और क्षेत्रों के एक वर्ग के लिए प्रावधान किया गया था। इसमें बांटा गया था आपको भाग ए में, ये आपका भाग ए था, भाग बी था, भाग सी था और दोस्तों अंत में अगर बात करूं तो भाग आपका डी था। डी वाले में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को ही रखा जा गया था, जबकि सी में अगर मैं बात करूं तो इसमें पूर्व मुख्य आयुक्तों के प्रांत और कुछ रियासती जो कुछ रियासतें बची थी उनको इसमें शामिल किया गया और प्रत्येक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य आयुक्त द्वारा शासित होती थी ये रियासतें। अगर मैं बात करूं बी वालों की तो जैसे देशी रियासतें थी भारत में और उन रियासतों के जो समूह थे उनको इसमें शामिल किया गया और एक राज्य प्रमुख द्वारा इनको शासित किया जाता था और आमतौर पर एक घटक राज्य के शासक और एक निर्वाचित विधायक थे। राज प्रमुख की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी। अगर मैं एक ही बात करूं तो इसमें दोस्तों ब्रिटिश भारत के पूर्व राज्यपालों के प्रांत थे, अर्थात जहां ब्रिटिश लोगों का मतलब वो था वर्चस्व, वहां का प्रांत था और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त राज्यपाल और एक निर्वाचित राज्य विधायिका का शासन था। यानी इसमें असम राज्य, बिहार राज्य, बॉम्बे है, मद्रास है, ये सभी उड़ीसा, मद्रास यानी जो अंग्रेजी प्रेसिडेंसी के अंदर आते थे उन सभी को रखा जाता था। मुझे लग रहा है कि शायद नहीं दिख रहा। जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं सर हम बीएसएफ की तैयारी करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई होप कि आप लोगों की उम्मीद बिल्कुल कायम हो। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, मुझे भी लगा कि शायद क्लियर नहीं दिख रहा है बट अब मैं इसको करेक्ट नहीं करूंगा। इसमें देखो बिल ऑफ राइट्स और जुडिशियल रिव्यू निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की विशेषता है? यूएसए, यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। बताओ जल्दी से। अच्छा देखो सेना है भारत के अंदर काम करने वाली, एक आईटीबीपी, एक आपकी एस बी, एक आपकी बी एस एफ, एक आपकी असम राइफल्स, असम राइफल्स,
लेकिन ये जानना चाहते हैं किसमें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन कब हुआ था मुझे बताओ भाई जल्दी से, और इसका करो आंसर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन कब हुआ था? अच्छा ये बताओ, इन चारों सेनाओं में से, ये चारों जो सेना हैं, सबसे पुरानी सबसे प्राचीन सेना कौन सी है? सबसे पुरानी सेना कौन सी है भाई बताओ? सबसे पुरानी सेना। सर 9 का सी आंसर होगा भाई। जो आप लोग कह रहे हैं 9 का सी आंसर होगा, पर आप लोगों ने इससे पहले मेरी क्लास देखे पीजीटी वाली, तो उनका आंसर भैया गलत है। देखिए बिल ऑफ राइट्स और जुडिशियल रिव्यू, ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंतर्गत इसको रखा गया है बिल ऑफ राइट्स को। और इन बिल ऑफ राइट्स को अमेरिका का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेरिका का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर मैग्ना कार्टा के बारे में, इस मैग्ना कार्टा मतलब अगर ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा आपसे पूछा जाए ये कब आया, तो आप लिखोगे सर 1215 ईस्वी में। और यही आने वाले सभी संविधान का आधार बना। यही आने वाले सभी संविधान का क्या बना? आधार बना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड जितेंद्र कुमार जी, आपसे यही उम्मीद थी। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, तो संविधान का देखिए कहां से कौन से मैच, ये किस में आ गया भाई? ये गलत जी के हो गया, कोई दिक्कत नहीं। किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया? बताओ भाई कौन से संविधान संशोधन में बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, ये आप लोग बताएंगे जल्दी से। कौन सा संवैधानिक संशोधन बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है? अब तो आपने आंसर भी देख लिया है, अब आप लोग आंसर करें जल्दी से। फटाफट आंसर करिएगा। किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया? 86वें, 90वें, 91वें या 97वें संशोधन? तो मैं आपको बताऊं, बच्चों को शिक्षा देने की बात मैं अगर करूं तो भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद में बात करी गई है? इसमें आपका मूल अधिकार के अंदर की गई है, इसमें आपका नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत भी की गई है, ठीक है। और मैं आपका अंत में जाकर 51 के में भी इनको जोड़कर बताया गया है। कैसे अभी बताऊंगा, ठीक है। मूल अधिकार में तो आपका 21 कैमेन को रखा गया है। नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल 45 में रखा गया है, ठीक है। चलिए भाई, तो आंसर होगा भैया 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। 86वां संविधान संशोधन 2002 ने भारत में प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत डालकर। इसमें नया अनुच्छेद 21A या 21 के जोड़ा गया, जिसमें घोषित किया गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से एक तो मुफ्त देगा और अनिवार्य शिक्षा देगा। मतलब देना मजबूरी है, मना नहीं किया जा सकता। बीएसएफ की स्थापना हुई थी और सबसे पुरानी फोर्स बीएसएफ है। नहीं जितेंद्र जी, सबसे पुरानी फोर्स बीएसएफ नहीं है, सबसे पुरानी फोर्स बीएसएफ नहीं है। भारत के अंदर सबसे पुरानी फोर्स है एसएसबी। एसएसबी के बारे में डिटेल में पढ़िएगा। एसएसबी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही बना दी गई थी, और एसएसबी पहले आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, तिब्बत वाला क्षेत्र और भूटान, इन सब देशों को एसएसबी देखा करती थी।
पेटेंट आकर हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, चले कोई बात नहीं। इसने डीपीएसपी, और डीपीएसपी क्या है भैया, नीति निर्देशक तत्व का, डीपीएसपी के अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को भी बदल दिया, जो अब पढ़ता है कि राज्य सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा तब तक कि वे 6 साल की उम्र पूरी नहीं कर लेते। इसने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा, जिसमें लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के आयु के बीच के बच्चों को या वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। ठीक है भाई, तो सारी जानकारी मैंने बता दी जी सर, बट हम इतने भी एडवांस नहीं है कि आंसर देख लें। सही बात है, चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना बुरी बात है। अरे वाह गुरुजी, अब तो आपके मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आ गए। चलो भाई, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बताओ, आपने पढ़ लिया, बहुत तेजी से चलेंगे। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 6, बताओ भाई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का जिक्र होता है? तो मैंने आपको बताया था भाग 1, आपका राज्य के बारे में बात करता है। भाग 2 नागरिकता के बारे में बात करता है, और भाग 3 आपका मूल अधिकार के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? मूल अधिकार के बारे में। तो भैया कहां है? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 36 तक भारत के मौलिक अधिकार दिए हैं, भारत के मौलिक अधिकार दिए हैं। बढ़ते आगे, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, मूल कर्तव्यों से, मूल अधिकारों से, नागरिकता से। अरे कौन पागल समझे क्या? या भी तो बताया सर ने, मूल अधिकारों से। किससे है? मूल अधिकारों से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या ब्रिटेन? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता प्रदान की गई? और जो मूल अधिकार थे ये कहां से प्रदान की गई? ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। भाई आपके कमेंट थोड़े से लेट आते तो मैं चाहूंगा कि मैं आंसर पहले ही दे दूं, लेकिन आप लोग आंसर जरूर करना। टू का सी 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 नहीं है, सी नहीं है, आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूएसए। ये मैंने आपको बताया ना, बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स। बड़े आगे, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, 13 से 36 तक, 15 से 39 तक, 16 से 40 तक। अभी सर ने बताया कि भैया एक देखो, इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ है। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ क्या है? इन्हें 12 से 36 देना चाहिए था, सॉरी 12 से 35। हाँ बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि 36 से 51, 36 से 51 तो नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। मैंने कहीं गलत बताया क्या? मुझे ऐसा लगा मैंने कुछ अभी आपको 12 से 36 बताया, कहीं एक सेंटेंस में ये गलत बता दिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैंने अब 36 उसका भी ले लिया, सॉरी। ठीक है, तो आंसर आपका 1 होगा, क्योंकि 36 से 51 तो आपका मौलिक नीति निर्देशक तत्व होता है। ठीक है, चलिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 1, भाग 2, भाग 1 और भाग 4। बताओ किसको कहा है? ठीक है, कभी कभी हो जाता है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, लिखता कुछ और है व्यक्ति। भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है?
बताओ जल्दी से। देखिए अगर आपसे पूछ ले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में, तो इन्होंने भाग 3 में जो आर्टिकल दिया है 32, इसको संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा इन्होंने कहा है इसको, ठीक है। लेकिन अगर मैं सबसे ज्यादा आलोकित की बात करूं, 3 का बी आंसर, 3 का बी नहीं, अभी तो काफी लेट आंसर आ रहे हैं आपके, कोई बात नहीं। अब इसमें चूंकि आंसर तो होना चाहिए था मौलिक अधिकार, अब इसमें है नहीं, तो सेकंड ऑफ ऑल अगर आप ऐसा कंडीशन आपको मिल जाती है तो आंसर दोगे नंबर 4, नीति निर्देशक तत्वों को, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को। बढ़े आगे। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, सरलता से संशोधनीय हैं, संशोधनीय नहीं है, और मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। गुरुजी बदले वाले इंसान है गुरुजी। ठीक ठीक। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह उच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। बताओ जल्दी। हाँ ऑप्शन ही नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, डी लगाएंगे, ठीक है। बढ़े आगे। तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। सरलता से संशोधनीय है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। देखिए न्यायालय द्वारा तो परिवर्तनीय और भी चीजें हैं, मैं आपको बताऊं। अब इसमें आंसर 1 भी सही है, आपका 4th भी सही है, लेकिन सही जो सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, कि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं, अर्थात उनको उनसे कोई छीन नहीं सकता, ऐसे वाले अधिकार हैं, ठीक है। बढ़े आगे। भारतीय संविधान के भाग 2 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल, ये क्या बार बार गलती इसमें दे रखी है, गलत है, इसको भाग 3 करिएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। बताओ भाई, 21, 22, 23 या 24, जल्दी से आंसर करें। कितने में वर्णन है आप लोग देखोगे, यहां से लेकर और कहां तक है, 35 तक है। आप लोग काउंट करके बताइएगा कितने होंगे, काउंट करके बताइएगा जल्दी से, फटाफट आंसर करें। 6 का ए, 6 का ए, 6 का ए, आप लोग करें। 7 का तो 2 आंसर, सेवन का सी आप लोग कर रहे हैं 23। देखते हैं कितना गणित सर ने सिखाया है आपको और कितने अच्छे तरीके से आप गणित का इस्तेमाल कर रहे हो। ये प्रभात कहाँ है भाई, कहाँ है प्रभात जी, ये प्रभात नींद में भी टाइप कर देते हैं सर जी। अच्छा नींद, हाँ अच्छा प्रभात जी को कह रहे हैं। हाँ हाँ हो जाती है, कभी कभी चीजें मिस्टेक हो जाती है, इंसान है, इंसानों से गलती होती है। तो आप भाई नया नाम से उनको जानते हैं। चलिए अरुणा सिस्टर जी आपकी क्लास, चलिए विद्यार्थी देखें। तो आप लोग देखें, जब हम चलेंगे तो 12 से लेकर 20 तक आपके कितने हो जाएंगे, 9। गुरुजी 9 कैसे हो गए, अरे 12 से आगे नहीं पूछ रहा, ये 12 वाला भी तो है, एक तो ये हो गया, और 12 से 8 तक देखो, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी 12 को शामिल करके 20 तक जाने में आपको कितने मिलने हैं, 9, और उससे आगे कितने हैं आपके 15। तो 9 और 15 कितने हो जाएंगे, 24, यानी आंसर संख्या कितना होगा, डी। आंसर संख्या डी। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे।
मौलिक अधिकार कितने थे, वर्तमान की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उस समय कितने हुआ करते थे ये आपको बताना है। तेईस भाग 3 में भाग 2 में 7। ठीक है बोल दिया जाएगा। प्रभात जी, वैसे आज प्रभात जी के वैक्सीन के कारण वो फीवर में है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो आंसर आप लोगों का आएगा 7। सातवां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, कौन सा भैया, संपत्ति का अधिकार। उस अधिकार को क्या कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, उस अधिकार को खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब नहीं पूछा थे, पूछा है कितने थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, एक कम कर दिया तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। वर्तमान में कितने हैं, 6। ठीक है, बढ़ो आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो भैया भारतीय संविधान के मूल संविधान में अभी मैंने आपको बताया कि कितने मौलिक अधिकार थे, 7, तो इसका मतलब मूल संविधान का हिस्सा थे। ऑप्शन संख्या आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ओके चलिए। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, मतलब किसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है, नीति निर्देशक सिद्धांत को, प्रस्तावना को, मूल कर्तव्य को या मूल अधिकार को। किसको लेकर हम सीधा कोर्ट में रिट पिटिशन डाल सकते हैं और कोर्ट उसके प्रति रिट जारी कर सकती है। हाँ, ये इसी प्रकार की गलतियां होती हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है, नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य या मूल अधिकार। देखो भाई, नीति निर्देशक सिद्धांत को तो प्रवर्तनीय नहीं करा जा सकता, ना ही प्रस्तावना को, ना ही मूल कर्तव्य को। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, इनको लेकर आप सीधा भारत के सुप्रीम कोर्ट में जाकर रिट पिटिशन डाल सकते हो, या भैया हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन डाल सकते हो। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपरोक्त दोनों पर या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। बताओ भाई, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, मूल अधिकार, हम अपने हक अधिकारों को लेकर ही तो कोर्ट में जाते हैं भाई। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपरोक्त दोनों पर या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। वैसे देखो, इसका आंसर जो दिया था वो ए दिया था, लेकिन राइट आंसर जो होगा इसका ये होगा, क्योंकि दोनों इस पे जजमेंट दे सकते हैं मूल अधिकार पर, दोनों ही इसको लागू कर सकते हैं। सी आंसर बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय। मेरे का सी, तेरे का बी, तेरे का डी, तेरे का बी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो भाई, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है, ये आंसर आपका गलत है। जब प्रधानमंत्री नहीं कर सकता तो फिर ये संसद का अधिकार भी नहीं है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है।
थैंक यू सर। संरक्षक कहा जाता है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान इनका निलंबन कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है देश के राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान करता है? बताओ, सुनवाई कहां की जा सकती है? ओनली सुप्रीम कोर्ट। नहीं गौरी कुमारी जी, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द राइट आंसर, यू हैव गिवन द राइट रॉन्ग आंसर। अच्छा, आकांक्षा ने सही दिया था, वेरी गुड। चलिए, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, उच्च न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं। यार वैसे इस क्वेश्चन को बनाने वाले ने बड़ी बदतमीजी करी है आप सभी लोगों के साथ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय को भी होता है और उच्चतम न्यायालय को भी होता है। तो इसमें या तो आंसर देना चाहिए था ए और बी दोनों, या ए और बी दोनों देकर इसके नीचे देता, मतलब उपरोक्त दोनों। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप रख लीजिएगा, इसमें ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, दोनों ही सुनवाई कर सकते हैं, ए वाले भी सही है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ, हाँ, टाइपिंग एरर हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है, हमसे भी हो जाती है टाइपिंग एरर, और कभी कभी एग्जामिनर जैसा जैसा मतलब प्रैक्टिस सेट में छाप देता है, कभी जो पिछले प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं वो उनमें भी गलतियां आती हैं। बताओ भाई, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर करो भाई। राम जी, मैथ क्लासेस बहुत लंबे अरसे के बाद हमारी क्लास में आज पधारे हैं, आपका बहुत बहुत एहसान कि आप समय निकालकर हमारे इस दर तक आए। ओके, 15 का सी। देखिए, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। पहली बात तो आपको बता दूं, जब मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात आएगी तो आप लोग याद रखेंगे किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 13 को और अनुच्छेद 368 को। ये दो आर्टिकल आप लोगों के लिए मौलिक अधिकार में संशोधन करने के संबंध में बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ये तो ये कहता है कि यदि कोई ऐसा संशोधन संसद कर देती है जो अनुच्छेद 11 में वर्णित नियमों कानूनों के विरुद्ध हो, तो वो कैसा होगा? जीरो होगा, शून्य होगा। और इसमें संशोधन की प्रक्रिया दी हुई है 368 में। संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी इसको बताया हुआ है, लेकिन संशोधन करा जाएगा संसद के माध्यम से ही, ठीक है। तो सी आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही। बड़े, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ, क्या भारत के संविधान में दिए मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? थैंक यू सो मच सत्यम जी। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन संख्या बी।
ऑप्शन संख्या बी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भारत के राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियां 352, 356, 360। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है आपातकालीन विपरीत परिस्थितियों में, देश की विपरीत परिस्थितियों में, जैसे अफगानिस्तान के अंदर परिस्थितियां हैं, या भारत में राष्ट्रपति शासन लग जाए किसी राज्य में, या वित्तीय आपात लग जाए, बाहर युद्ध हो जाए, तब राष्ट्रपति लोगों से बोलने के अधिकार छीन सकते हैं। ऐसा नहीं कह दे कि हम तो स्वतंत्र बोलने का स्वतंत्र अधिकार है, हम तो बोलेंगे, मार मार के सरकार बेकार कर लेगी। क्यों क्वेश्चन टाइपिंग में कंफ्यूजन हो रहा है? चलिए कोई बात नहीं। कौन है? रिट इमरजेंसी के टाइम किया जा सकता है, बिल्कुल सही कहा। क्या बात है, नाम भी कितना अच्छा लेकर आए हैं, रिट। निम्नलिखित में से रिट जी आप ये बता दो कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं? निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का परिवर्तन, या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे मामले यानी मूल अधिकार के मामले में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का अधिकार है उसमें सुनवाई करने का, ठीक है। कुछ कंडीशन में किए जा सकते हैं, ये तो हम कह रहे हैं कि कुछ कंडीशन में किए जा सकते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षक है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन को गलत नहीं बताना है आपको। 5 रिट, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत खूब। आपने अपने नाम की लाज बचा ली भाई, बेस्ट ऑफ लक। मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? अभी थोड़े समय पहले ही मैंने आज ही की क्लास में आपसे बताया इसके बारे में। 17 का सी तृप्ति गौड़ जी कह रहे हैं। चलो भाई देखो, मूल अधिकारों का संरक्षक होता है उच्चतम न्यायालय। कौन होता है? उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। हमने अभी आपको बताया कि देश के राष्ट्रपति आपातकालीन के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं। चलिए, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को, इनमें से किसी को नहीं। क्वेश्चन को केवल और केवल घुमाकर पूछा है, क्वेश्चन अलग नहीं है, वही है राष्ट्रपति को, ठीक है। चलिए, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना और उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करना। बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर करें। देखो, जो मौलिक अधिकार का जो उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। बताओ। हाँ बिल्कुल सही कहा आकांक्षा गुप्ता जी। चलिए देखो भाई, समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, इसका मतलब देश में आर्थिक जो धन है उसका वितरण की बात की जा रही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब अनुच्छेद 19। न्यायपालिका की स्वतंत्रता मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र है सभी को समानता के रूप से दंड देने और उनको बरी करने के लिए। तो यहां पर मैं जो ज्यादा उचित मानूंगा वो ऑप्शन संख्या डी होगा। सभी लगभग सही है, समान आधार पर है। मूल अधिकार को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को या उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों को। क्वेश्चन का केवल भाषा परिवर्तित हुई है, क्वेश्चन परिवर्तित नहीं हुआ है। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को यह शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है सर्वोच्च न्यायालय, संसद। अरे बार बार वही रिपीटिशन, ये क्वेश्चन वो है जो अब तक पूछे जा चुके हैं सभी के साथ। अरे वाह,
भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यह राज्य के कृति विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भाई बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 यानी ऑप्शन संख्या 3। अगर यह कह देता कि ये यूएसए के अधिकारों के बिल से लिए गए हैं, ये उसकी भांति हैं, तो आंसर आपका डी सही होता। मतलब डी नहीं, 1, 2, 3, 4 वाला होता। लेकिन यहां पर क्या है, ऑप्शन संख्या आपकी सी सही है। ऊपर के 3 बात सही है, लेकिन 4th बात गलत है। चलिए, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? बताओ भाई। समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? 5 से 9, 9 से 13, 14 से 18, 17 से 21। बताओ भाई जल्दी। चलिए देखो बेटा, मैंने आपको बताया था 14 से 18 तक। कितना? अनुच्छेद 14 से 18 तक। मैं छोड़ रहा हूं, 30 पे खत्म कर दूंगा। हाँ हाँ, बड़े आगे। चलिए 20C बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। बताओ भाई, कौन ऐसा है जो पूर्ण अमल में आ चुका है? बताओ जल्दी से, क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन ऐसा है जो पूर्ण अमल में आ चुका है? तो पूर्ण अमल में आने का मतलब है कि देश का प्रधानमंत्री हो, विदेशी हो, देशी हो, अगर वो कोई घटना को अंजाम दे देता है, कोई अपराध कर देता है, तो संविधान के समक्ष सभी लोग एक समान हैं, यानी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार सबसे ज्यादा उचित और सही आंसर होगा इसका। अब अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 की, तो इनको कहीं हद तक कामयाब बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक 100% कामयाबी नहीं मिल पाई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान की गई है? देखो यार, इसमें क्या करा गया है, इस समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था कब? 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन में। कब? 1976 को। इस बात को मैं पहले ही बता चुका हूं। लेकिन अगर इसके साथ अनुच्छेद 14, 15 और 16 को भी इसमें ऐड कर दिया जाता तो भाई साहब, इस तो क्या होता, मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। क्या होता, ये क्या करा, शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। अब अगर समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात करें तो आपका देखिए आर्टिकल 39 जो कि नीति निर्देशक तत्वों में आता है, उसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया है। बड़े, विधि के सामने समानता का अधिकार नागरिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है? बताओ। विधि के समक्ष सभी लोग एक समान होंगे, ये किस प्रकार का अधिकार है? जल्दी से बताएं। थैंक यू सो मच। विधि के समान, देखिए यहां पर यह अधिकार जो है एक नागरिक अधिकार है। प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान होता है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, मतलब अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाता है आर्टिकल 17 के तहत। बहुत बढ़िया, तू भी गिर भाई।
बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो आर्टिकल आपका 17, ठीक है। तो मैं केवल आज 30 ही क्वेश्चन इसमें करा पाऊंगा, आगे सचिन कुमार निगम जी क्लास है, मैं नहीं चाहता कि किसी की क्लास को डिस्टर्ब किया जाए, लेट किया जाए। तो दोस्तों इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आज आप सभी लोगों से लेता हूं विदा। मिलूंगा कल आपके साथ ज्योग्राफी के एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, और कल संविधान के एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाजत, मैं आप अतुल कुमार मसोतिया लेता हूं आप सभी लोगों से विदा। खुश रहिए, आबाद रहिए, खुश रखें, दूसरों को भी सम्मान करें, बड़ों का, छोटों को प्यार दें, भाई बहन इनका सभी का सम्मान करें, महिलाओं का विशेष तौर पे सम्मान करें, ठीक है। रक्षाबंधन आ रहा है, बहनों को एक ऐसा तोहफा दें जो उसको लेकर वो इस समाज में अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर सकें, और बहनें ये दृढ़ निश्चय लें कि अपने भाइयों के लिए कुछ ऐसा कर जाएं जो दुनिया याद करे कि बहन हमेशा स्वार्थी नहीं होती। क्योंकि एक बात कही जाती है कि कितना बाप नफे का माँ टोटे की, यार यार का बहन होत की, सांप मारे लच्छी बतावे तो शाल कोट का राज पावे। ये कहानी के अंदर हमारी दादी माँ बताती है कि माँ हमेशा जो बेटा टोटे में होगा उसकी तरफ को जाती है, बाप हमेशा उसकी तरफ को जाता है जो बेटा नफे में होगा, ठीक है। और ऐसा अधिकतर देखा गया है, लेकिन बहुत अच्छे हमारे सभी स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छी तरीके से जिंदगी वो जी रहे हैं। आप लोग हमेशा खुश रहें, आज़ाद रहें। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।